गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर अभी तक हमने किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरिथ्रा की बात की है। इनमें हम किडनी की स्ट्रक्चर को देख रहे थे। किडनी की स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा था कि दो पार्ट्स होते हैं, आउटर कोर्टेक्स एंड इनर मेडुला। और इनके बीच में जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है दैट इज नेफ्रॉन, वो मिलियंस के नंबर में पाया जाता है। नेफ्रॉन दो तरीके के देखे थे, कॉर्टिकल एंड जक्स्ट्रा मेडुलरी। फिर हमने देखा कि नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, वन इज ग्लोमेरुलस एंड अदर इज रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस एक तरीके का नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, जो ब्लड कैपिलरीज आ रही होती हैं और फिर वहां पे कलेक्ट होके वो एक कैपिलरीज का ऐसा बंच का फॉर्मेशन करती है, ऐसे गुच्छा सा बनाती है, उसी को अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और इसके अलावा नेफ्रॉन का जितना भी पार्ट है वो ट्यूब्यूलर होता है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। तो दो पार्ट हो गए नेफ्रॉन के, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। ये ऐसा सा कुछ होता है हमारा नेफ्रॉन। ग्लोमेरुलस जो है वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट रहता है, जिसको अपन बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को, ग्लोमेरुलस को एंड बोमेन्स कैप्सूल को, दोनों को कंबाइनली अपन बोलते हैं मेल्पिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस्कल। रीनल आर्टरी ब्लड लेके आ रही होती है किडनी के पास में, और वो आगे चल के बनाती है रीनल एफेरेंट आर्ट्रियोल। और एफेरेंट आर्ट्रियोल जब इस ग्लोमेरुलस बनाते हुए जब वापस निकलती है नेफ्रॉन में से, तो वो फॉर्मेशन करती है इफेरेंट आर्ट्रियोल का। फिर इफेरेंट आर्ट्रियोल अपन ने बात की थी कि आगे चल के पतली पतली ट्यूब्यूल्स बनाती है, जिनको अपन बोलते हैं पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। वो कैपिलरीज इनके ऐसे चारों तरफ इनको घेर के रखती है, कवर करके रखती है, और जो उनका नेटवर्क बनता है उसको अपन बोलते हैं वासा रेक्टा। यहाँ पे फिर होगा क्या, ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है ना, ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर से जो ब्लड प्लाज्मा है और कुछ छोटी या स्मॉल जो भी प्रोटीन वगैरह होती है वो इधर आ जाती है। ठीक है, उनके साथ में ही कुछ न्यूट्रिएटिव सब्सटेंसेस जो होते हैं वो भी आ जाते हैं, आयंस वगैरह आ जाते हैं। मतलब जो भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इजीली, यहाँ पे कुछ पोर्स होते हैं, अपन ने फेनेस्ट्रा की बात की थी, है ना। फेनेस्ट्रा के बाद में बेसमेंट मेम्ब्रेन आई थी दोनों के बीच में, और उसके बाद में पोडोसाइट्स के बीच में प्रेजेंट थे स्लिट पोर्स। तो इन तीनों को क्रॉस करके और जो भी प्रोटीन या फिर जो भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज हैं वो कहाँ पे आ जाते हैं, बोमन कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ से फिर वो पीसीटी में जाते हैं, देन लूप ऑफ हेल्ले के अंदर, है ना, फिर डीसीटी एंड देन कलेक्टिंग डक्ट में चले जाते हैं। बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स आपस में मिलके फ्यूज होके बनाती है डक्ट ऑफ बेलिनी। और ये जो डक्ट ऑफ बेलिनी है ये कहाँ पे जाके खुलती है, रीनल पेपिला के ऊपर। रीनल पेपिला के अंदर हमने देखा था कि बहुत सारी छोटी और बड़ी पतली पतली ट्यूब्यूल्स और निकलती हैं, जिनको अपन बोलते हैं कैलिक्स। छोटी है तो माइनर कैलिक्स, बड़ी है तो मेजर कैलिक्स। और ये कैलिक्स फ्यूज होके लास्ट में जाके ओपन हो जाती है यूरेटर के अंदर। यूरेटर फिर चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और यूरिथ्रा की हेल्प से एक्सक्रीटरी जो भी सब्सटेंसेस हैं, मतलब जो यूरिन बना है, उनको अपन बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। हमने पीसीटी और डीसीटी की बात की थी कि पीसीटी के अंदर ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होता है, एपिथेलियम विलाइज की ऐसी स्ट्रक्चर बनाती है। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर बन रही है उसको अपन बोलते हैं ब्रश बॉर्डर। यही ब्रश बॉर्डर इसी टाइप का अपने को स्मॉल इंटेस्टाइन में भी देखने को मिलता है। अच्छा देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी अपने को ये ब्रश बॉर्डर देखने को मिल रहा है और पीसीटी में भी देखने को मिल रहा है। तो आपको अगर याद हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या काम कर रहा था ये ब्रश बॉर्डर, ऐसे जो विलाइज बन रही थी वो क्या काम कर रही थी, एरिया बढ़ा रही थी मैडम, उसका चौड़ाई जो है उसकी। किसकी किस लिए बढ़ा रही थी, एब्जॉर्प्शन के लिए, है ना।
तो जहां पे भी ये इस तरीके का बॉर्डर प्रेजेंट होगा वो क्या काम करेगा, एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस है उसको इंक्रीज कर देगा। तो यहां से आप यहाँ पे भी दिमाग लगा सकते हो कि पीसीटी के अंदर अगर ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट है इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा। अपन आगे बात करेंगे कि किन किन चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है। डीसीटी के अंदर देखोगे तो सिंपल क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर होती है इसकी एपिथेलियम की, मतलब यहाँ पे उतना इफेक्टिवली एब्जॉर्प्शन नहीं चल रहा होता है। पीसीटी के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज का नंबर ज्यादा होता है, इनके सेल्स को ज्यादा काम करना है, और डीसीटी के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज का नंबर होता है कम। फिर हेनलेज लूप की बात की। हेनलेज लूप के अंदर डिसेंडिंग लिम्ब होता है, असेंडिंग लिम्ब होता है, और ये लूप ऑफ हेनले होता है। डिसेंडिंग लिम्ब पीसीटी के पास वाला होता है और असेंडिंग लिम्ब यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब के अंदर भी दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं, थिन वाला पार्ट होता है थिन और ऊपर वाला पार्ट होता है थिक। फिर अपन ने ब्लड सप्लाई देखी नेफ्रॉन के अंदर। इसमें अपन ने क्या देखा कि हार्ट से जो एरोटा निकली है, एरोटा आगे चल के बनाती है रीनल आर्टरी जो कि किडनी के पास में ब्लड को लेके जा रही है। अब रीनल आर्टरी आगे चल के डिवाइड होती है एफेरेंट आर्टरियोल्स के अंदर। ऐसा नहीं है कि एक ही एफेरेंट आर्टरियोल बनेगी, बहुत सारी नेफ्रॉन्स है तो बहुत सारी एक आर्टरी आगे चल के बहुत सारी आर्टरियोल्स में डिवाइड हो जाती है ना। उसी तरीके से जब आर्टरियोल्स देखी जाएगी तो आगे आर्टरियोल्स बहुत सारी पतली पतली कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी। तो वैसे ही रीनल आर्टरी आगे चल के डिवाइड होती है एफेरेंट आर्टरियोल के अंदर, जो कि एंटर करती है ग्लोमेरुलस में, और वहां पे गुच्छा बनता है कैपिलरीज का, है ना। और जब ये ग्लोमेरुलस से बाहर निकलती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इफेरेंट आर्टरियोल। इफेरेंट आर्टरियोल आगे चल के पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाती है, इसके नेटवर्क को अपन बोलते हैं वासा रेक्टा। कैपिलरीज फिर वेन्यूल्स बनाएगी, वेन बनाएगी, एंड देन इंफीरियर वेना के बाद से वापस वो हार्ट के पास में ब्लड पहुंच जाएगा। फिर अपन ने बात की जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस की। इसमें हमने देखा था कि तीन चीजें मिलकर इसका फॉर्मेशन करती हैं, एफेरेंट एंड इफेरेंट आर्टरियोल, उसके अलावा बोमेन्स कैप्सूल, और उसके अलावा डीसीटी। जब डीसीटी एफेरेंट और इफेरेंट आर्टरियोल्स के कांटेक्ट में आ जाता है तब सेल्स मॉडिफाइड हो जाती है वहां पे, है ना, और मॉडिफाइड होके जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स बना लेती है वो, जो एफेरेंट और इफेरेंट की होती है वो। तो इसके अलावा इसके अलावा जो डीसीटी की सेल्स होती हैं वो मॉडिफाइड होके बनाती है मैक्यूला डेंसा। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, डीसीटी क्या बना रही है, मैक्यूला डेंसा, और इफेरेंट और एफेरेंट आर्टरियोल वाली सेल्स क्या बना रही है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। इन्हीं के बीच में स्पेस में कुछ अलग सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको अपन बोलते हैं लेसाई सेल्स। तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस मैम एक बार फिर से बताने ये वाला। हाँ जी बता रही हूँ। हमने बात की जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस की। इसमें मैंने आपको बताया कि जो एफेरेंट और इफेरेंट आर्टरियोल्स होती हैं, है ना, ये अपन ने नीचे बोमन कैप्सूल बना रखा है, ये यहाँ से एफेरेंट आर्टरियोल अंदर एंटर कर रही है और यहाँ से इफेरेंट आर्टरियोल चल रही है। अगर घूम के डीसीटी इसके कहीं पे कांटेक्ट में आ जाए, अपन ने कल देखा था कि ये मान लो हमारा बोमन्स कैप्सूल है ना, ये हमारी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हमारा लूप ऑफ हेनले, और अब यहाँ पे हमारी डीसीटी होगी और यहाँ पे फिर मान लो हमारी कलेक्टिंग डक्ट हो गई। तो ये जो डीसीटी है ये घूम के एक सेकेंड, ये डीसीटी घूम के किसके कांटेक्ट में आ रही है, यहाँ पे जो इफेरेंट और एफेरेंट आर्टरियोल निकल रहे हैं यहाँ पे इनके कांटेक्ट में आ रही है। तो यहाँ पे अब सेल्स जो होंगी वो मॉडिफाइड हो जाएंगी, और मॉडिफाइड होके जिस पूरे एपरेटस का फॉर्मेशन करेंगी कलेक्टिवली अपन उनको बोलेंगे जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस। अब देखो कौन कौन से सेल्स कांटेक्ट में आई है। एक तो डीसीटी की आई है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की, दूसरी एफेरेंट और इफेरेंट आर्टरियोल्स की आपस में आई है। भाई बोमन कैप्सूल यहाँ पे इंक्लूड है लेकिन उसकी कोई सेल बीच में नहीं आ रही, है ना। सेल्स तो आपस में कांटेक्ट मेनली किसकी कर रही है, डीसीटी की कर रही है एफेरेंट और इफेरेंट आर्टरियोल की एपिथेलियम से। तो जब ये कांटेक्ट में आती है तो डीसीटी की सेल्स थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बनाती है मैक्यूला डेंसा,
और एफेरेंट और इफेरेंट आर्ट्रियोल की जो सेल्स होती हैं वो भी बड़ी हो जाती हैं, मॉडिफाइड होके वो बनाती है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। आया? हाँ ठीक है। देखो ये हमारा है एफेरेंट और इफेरेंट आर्ट्रियोल, ये डीसीटी रहा। ये डीसीटी अगर यहाँ पे इनके कांटेक्ट में आ जाए, भाई ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ही तो है, ट्यूब सी तो है, जरूरी थोड़ी ना है कि इनकी जगह फिक्स है, ये यहीं पे रहेगी। ये तो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, कुंडलित संरचना है, घूम के कहीं पे भी इसके कांटेक्ट में आ सकती है। तो जब डीसीटी ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाती है, घूम घुमा के यहाँ पे कांटेक्ट में आ रही है, तो मॉडिफिकेशन होकर सेल्स बनाती है और कंबाइनली उनको अपन बोलते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। तो जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं वो क्या करती हैं? मतलब हाँ जी, सारे नेफ्रॉन्स नहीं बनाते, मतलब कुछ एक नेफ्रॉन्स जो जिसमें पास में आएगी डीसी। हाँ, जरूरी नहीं है कि हमारे पास में एक में नहीं भी मिल सकती, इसमें नहीं भी मिल सकती, इसमें नहीं भी मिल सकती, लेकिन मोस्टली केसेस में मिलेगी, ठीक है ना। तो ग्लोमेरुलर सेल्स क्या काम करती है? एक तो रेनिन का सिक्रेशन करती है और दूसरा इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन करती है। इरिथ्रोपोइटिन आगे चल के क्या करवाता है? ये ब्लड का फॉर्मेशन करवाता है। और जो रेनिन है ये आगे चल के पार्टिसिपेट करता है रास के अंदर। ये एक पूरा सिस्टम है, अपन ने डिस्कस किया था और आगे भी कर लेंगे इसको। मैक्यूला डेंसा जो सेल्स हैं वो क्या करती है? उनका एक ही काम होता है कि अगर उनके पास में जो भी फिल्ट्रेट आ रहा है उसके अंदर NaCl की कंसेंट्रेशन कितनी है, कम है या ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली ये काम करती है। कैसे काम करती है आगे देखेंगे अपन। लेसाई सेल्स, इनके बारे में कुछ खास चीज नहीं पूछी जाएगी, बस ये बीच में प्रेजेंट होती है। फिर हमने स्टार्ट किया फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। इसमें अपन ने बात की कि 3 चीजें होंगी, एक होगा डीएमिनेशन, एक होगा यूरिन फॉर्मेशन और फिर होगा यूरिया सिंथेसिस। तो इन दोनों ही कामों के अंदर जो मेन रोल प्ले करेगा वो तो करेगा डीएमिनेशन। डीएमिनेशन का मतलब अपन जो भी हमारे पास में अमाइनो एसिड्स हैं उनका जो भी एमिनो ग्रुप है उसको अपन वहां से निकाल देंगे, क्योंकि ये आगे चल के क्या बनाएगा? ये अमोनिया ही बनाएगा और अमोनिया हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो इसको बॉडी से एलिमिनेट करवाने के लिए अपन डीएमिनेशन करवाएंगे पहले। सेकंड यहाँ पे दे रखा है यूरिन फॉर्मेशन। डीएमिनेशन मैम लीवर में ही होगा? हाँ, डीएमिनेशन लीवर में ही होगा। यूरिन मेनली ये काम लीवर करता है। अपन ने कल भी बात की थी कि चाहे यूरिया सिंथेसिस होगा या डीएमिनेशन होगा, इनका मेनली काम कौन करता है? लीवर करता है, लेकिन थोड़ी बहुत अमाउंट इनकी किडनी भी करती है। अगर मेनली साइड पूछी जाएगी तो लीवर है, लेकिन कुछ अमाउंट में किडनी भी ये काम करती होती है। यूरिन फॉर्मेशन होगा जिसमें डीएमिनेशन का मींस तो वही हो गया प्रोटीन का, मतलब टूट के जैसे अमीनो एसिड्स का बनना। हाँ वही हो गया। तो मेनली तो लीवर ही करवा रहा है ना, लीवर ही कर रहा है। मैंने बोला कुछ अमाउंट के अंदर, लेकिन जो उसकी मेन साइट है वो तो लीवर ही है ना। यस मैम। फिर यूरिन फॉर्मेशन एंड यूरिया सिंथेसिस। तो अपन ने देखा था कल यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के अंदर अपन ने क्या देखा था कि 3 प्रोसेस होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर अपन क्या करते हैं, जो भी ब्लड किडनी के पास में आ रहे हैं उसको अच्छे से फिल्टर करते हैं। मतलब इजी वे में समझे तो ब्लड आया किडनी के पास में, किडनी ने क्या किया, पूरे ब्लड को छान लिया। छानने के बाद में जो भी उसके पास में छन के आया उसको अपन बोलेंगे फिल्ट्रेट। इस फिल्ट्रेट के अंदर जो भी काम की चीजें बॉडी के लिए, जैसे मान लो ग्लूकोज हो गया, कुछ आयंस हो गए जैसे सोडियम वगैरह हो गया, है ना, और भी कोई चीज जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको तो बॉडी बाहर जाने नहीं। इसको अपन बोलेंगे सिलेक्टिव, इसको अपन बोलेंगे सिलेक्टिव, इसको अपन बोलेंगे सिलेक्टिव, इसको अपन बोलेंगे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और इसके अलावा नहीं होगी, काम की चीजें नहीं होगी बॉडी के लिए, चल के ऐड के अंदर आगे चल के ऐड के अंदर आगे चल के ऐड के अंदर आगे चल के ऐड कर दिया जाएगा, उसको अपन बोलेंगे सिक्रीशन। और फिर उसको जो भी लास्ट में बचता है फिल्ट्रेशन। पहले तो क्या हुआ, ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, उस फिल्ट्रेशन से अपन ने काम की चीजें वापस निकाल ली और जो हमारे काम की नहीं थी वो उसमें ऐड कर दी। तो लास्ट में जो बचा उसी को अपन यूरिन बोलेंगे और इस यूरिन को अपन बॉडी से बाहर
यूरिथ्रा की हेल्प से निकाल देंगे। ये तो थी ऊपर ऊपर की बात। अब अपन देखते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हो रहा क्या था। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेलपिजियन बॉडी के अंदर होता है और जो ब्लड आ रहा होता है नेफ्रॉन्स के पास में इस ग्लोमेरुलस के अंदर, उसको फिल्टर होने के लिए 3 बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ता है। अपन ने 3 बैरियर लगाए क्यों हैं? इसलिए लगाए हैं क्योंकि ब्लड के पास में देखो बहुत होती हैं, बहुत सारी एंटीबॉडीज भी होती हैं, इसके अलावा और भी काम की चीजें होती हैं, कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो इन सब को बचाने के लिए कि सारा का सारा छन के नहीं चला जाए, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो ही जाएं या फिर जो काम की चीजें नहीं है वही जाएं, उसके लिए हमने इतने सारे बैरियर्स बनाए हैं कि कोई पहला, मान लो किसी ने पहला बैरियर क्रॉस कर दिया, किसी ने दूसरा कर दिया, किसी ने तीसरा कर दिया, कुछ ही ऐसे होंगे जो सारे बैरियर्स को क्रॉस करके जाएंगे। तो ब्लड के अंदर जो ब्लड का प्लाज्मा है, प्लाज्मा में तो मेनली वाटर ही होता है, तो प्लाज्मा तो मैक्सिमम अमाउंट के अंदर छन छन के चला जाएगा, लेकिन इस प्लाज्मा के साथ में जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे वो ही इन बैरियर्स को क्रॉस कर पाएंगे। तो ये 3 बैरियर कौन कौन से अपन ने देखे थे? हमने देखी थी सबसे पहले एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, मतलब इस यहाँ पे इस ग्लोमेरुलस के अंदर सपोज यहाँ पे ये एक कोई कैपिलरी है, इसके अंदर ब्लड आ रहा है, तो सबसे पहले इसको बाहर निकलने के लिए इस कैपिलरी की इस वॉल को क्रॉस करना पड़ेगा। इस वॉल को ही अपन क्या बोल रहे हैं? एंडोथीलियम, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, क्योंकि यहाँ पे ये जो नेटवर्क बन रहा है वो कैपिलरीज ही बनवा रही है और पूरी स्ट्रक्चर का नाम ग्लोमेरुलस है, तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हो गई है। तो इसकी ये जो वॉल है इसको अपन ने एंडोथीलियम बोला है। सबसे पहले तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा। जब इसको क्रॉस कर लेंगे, इसको क्रॉस करने के बाद में चीजें कहाँ पे आएगी? इस गैप के बीच में आएगी, जिसको अपन बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये जो खाली गैप था वो हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट है हमारा बोमन कैप्सूल। तो इस बोमन कैप्सूल में आने के लिए फिर से ये यहाँ पे तीसरा बैरियर हो गया, इस दीवार को क्रॉस करना पड़ेगा। इसी दीवार का नाम क्या है? एपिथीलियम ऑफ बोमन कैप्सूल। अब यहाँ पे जो एंडोथीलियम होती है उसके अंदर भी कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको अपन बोलते हैं फेनेस्ट्रा, और इसी तरीके से बोमन कैप्सूल की जो एपिथीलियम है उसके अंदर भी पोर्स प्रेजेंट हैं जिनको अपन बोलते हैं स्लिट पोर्स। और यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रक्चर है, यहाँ वाली कुछ सेल्स इनलार्ज हो जाती हैं, इन सेल्स को अपन बोलते हैं पोडोसाइट्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है, पूछी भी जाती है पोडोसाइट्स कहाँ पे होती हैं। तो बोमन कैप्सूल की जो इनके बीच, उनको अपन बोलते हैं स्लिट, 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 उनको अपन बोलते हैं स्लिट पोर्स। को आप पहले तीन चीजों को आप पहले क्रॉस करके आना पड़ेगा। क्रॉस करके आने के बाद में कहाँ पे आ जाएगा वो? इस बोमन कैप्सूल की ल्यूमन के अंदर आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे उनका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। यहाँ पे ये जो दोनों के बीच का गैप है, यहाँ पे अपन ने देखी थी उनको। सही, ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे जब ये फिल्ट्रेशन हो रहा होता है तो यहाँ पे कुछ प्रेशर्स लग रहे होते हैं। कुछ प्रेशर तो ऐसे होते हैं जो इस ग्लोमेरुलस से, कुछ प्रेशर तो चाहते हैं कि जो ब्लड है वो छन के चला जाए, और कुछ प्रेशर्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि ब्लड नीचे ना आए। तो यहाँ पे इन जो प्रेशर्स का जो डिफरेंस आता है, भाई कोई चाह रहा है तुम जाओ, कोई चाह रहा है तुम नहीं जाओ, किसकी बात में ज्यादा वजन होगा, तो वो अपन उसके डिफरेंस से ही देखेंगे कि कौन सा काम किधर की तरफ होगा। तो जो उन दोनों का डिफरेंस आता है उसको अपन बोलते हैं इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, जो फिल्टर करवा रहा है ब्लड को, इफेक्टिवली जो काम कर रहा है, क्योंकि प्रेशर तो और भी लग रहे हैं, लेकिन जो इफेक्टिव हो रहा है, जो मेनली जो करवा रहा है फिल्ट्रेशन का काम, वो इनका डिफरेंस है, और उसी को अपन बोल रहे हैं इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो सबसे पहला जो फोर्स लग रहा होता है वो होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। नाम से ही आप याद रख लो, रह जाएगा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। मतलब कि ग्लोमेरुलस के अंदर जो कैपिलरीज हैं
इन कैपिलरीज में जो फ्लूइड भरा हुआ है, हाइड्रोस्टेटिक वर्ड फ्लूइड के लिए आता है ना, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इस फ्लूइड की वजह से लगेगा। इस फ्लूइड की वजह से क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ से जो आर्टरी इसको लेके आ रही है वो लाने वाली का तो डायमीटर है ज्यादा, और जो निकालने वाली, ब्लड को निकालने वाली जो आर्टरी है उसका डायमीटर है कम। इसको ऐसे समझो जैसे मान लो कोई बड़ी सी पाइप है और पीछे मोटर चल रही है। अपन ने आगे से क्या किया, जो एक एंड होता है ओपन एंड जहां से पानी बाहर निकल रहा है, अपन ने उसको हल्का सा दबा लिया, तो अपन क्या देखेंगे, वहां पे उस ब्लड के ऊपर प्रेशर ज्यादा लगने लग जाएगा, वो ज्यादा तेजी से बाहर जाएगा और ज्यादा दूर तक जाएगा। तो वो काम क्यों हुआ? क्योंकि आ रहा तो वो उसी रेट से है, लेकिन एक तो जैसे यहाँ पे जितना आ रहा हो उतना ही निकल जाए तो आराम से निकल जाएगा। एक आ रहा तो आराम से ज्यादा है, लेकिन जब वो निकलेगा तो यहाँ पे उसको निकलने की जगह थोड़ी कम मिली तो यहाँ पे जो ब्लड इकट्ठा होगा वो इसकी वॉल पे प्रेशर लगाएगा। इसी प्रेशर को अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर। ये किसकी वजह से होता है? इस डायमीटर होने की डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ एफेरेंट एंड इफेरेंट आर्टरियोल, और इसका जो वैल्यू होती है वो होती है लगभग 70 mm Hg। तो ये प्लस में काम कर रहा है या माइनस में काम कर रहा है? हाँ जी, ये 55 नहीं होगी क्या? नहीं 70 होती है। HP जो है 55 नहीं है mmHg? नहीं, उसमें दे रखा है 55। किस में दे रखा है? बुक में। एनसीईआरटी में? नहीं, ये अलग अलग दे रखा है, ये 75 से लेकर 60 तक भी दे रखा है। अच्छा, अपन तो नॉर्मल रेंज लेके चल रहे हैं, आपको ज्यादातर जगह पे यही मिलेगा। मैं तो एमएससी तक यही पढ़ते आई हूँ। नहीं, उसमें क्या है डिफरेंस जो दे रखा है, हाँ। डिफरेंस दे रखा है वो 55 और उधर से 30 प्लस 15 दोनों मिलके 10 mmHg का डिफरेंस हो जाएगा। उसी प्रेशर से फिर वो नीचे की तरफ आएगी। बाकी ठीक ही है जी। हाँ, ये इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। ओके। भाई अगर उसने, हो सकता है उसने रेंज बड़ी ले ली हो, 60 to 70 दे दे तो भी क्या दिक्कत है, 65 to 75 दे दे तो भी अपने तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन तो बीच का जो एवरेज है वो लेके चल रहे हैं, है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप मुझे ये बताओ, ये प्लस में काम करेगा या माइनस में काम करेगा? फिल्टर करवाएगा या नहीं करवाएगा? प्लस में, है ना, ये प्लस में काम करेगा, क्योंकि ये क्या करेगा जी। ये क्या कह रहा है कि आप नीचे चलो, प्रेशर लग रहा है ब्लड के ऊपर, तो वो छन के नीचे जाएगा। अब दूसरा प्रेशर यहाँ पे लगता है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब, ब्लड के अंदर हमने बात की थी कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है, इस ब्लड के अंदर प्रोटीन्स होती है, और ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, ये ब्लड को होल्ड रखने का काम करती है। ब्लड में मेनली क्या है, प्लाज्मा है, प्लाज्मा में मेनली क्या है, वाटर है। उस वाटर को होल्ड करके रखने का काम करती हैं ये प्रोटीन्स। तो जब ये नीचे जा रहा होगा, छन के नीचे जा रहा होगा, तो अब क्योंकि यहाँ पे इन प्रोटीन्स को तो छन के जाने की जगह मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो पोर्स हैं उनमें से सिर्फ स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स है वो ही निकल सकते हैं, तो ये प्रोटीन्स जाएंगी नहीं छन के, तो ये यहीं रह जाएंगी। तो इन्हीं के साथ में इन्होंने जितना वाटर होल्ड कर रखा है वो भी यहीं पे रह जाएगा। इस प्रेशर को अपन बोलेंगे ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और मेनली ये कौन मेंटेन करती है, एल्बुमिन मेंटेन करती है। इस चीज को अच्छे से याद रखना कि ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कौन मेंटेन करती है, एल्ब्यूमिन करती है। अब ये वाला प्रेशर प्लस में लगेगा या माइनस में लगेगा? फिल्टर के लिए फिल्टर करवाएगा या नहीं करवाएगा? माइनस में लगेगा, क्योंकि नहीं करवाएगा, ब्लड जा रहा था, है ना, ब्लड आराम से जा रहा था, लेकिन उसको प्रोटीन ने पकड़ लिया, जाने नहीं दिया, तो ये माइनस में काम करेगा। थर्ड अपन बात करते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की। अब कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, नाम देखो किसका आ गया, कैप्सूल का आ गया। तो कैप्सुलर को जोड़ दो आप बोमन कैप्सूल से, मतलब कि बोमन कैप्सूल के अंदर कुछ तो भरा हुआ है, खाली ट्यूब तो वो है नहीं, और ये फिल्टर के अंदर, और ये फिल्टर छन छन के जा रहा है। तो उसके अंदर जो फिल्ट्रेट छन के आया है वो क्या करेगा, वो जो और ब्लड आ रहा है उसको आने से रोकेगा, क्योंकि ऑलरेडी उधर बहुत सारा फिल्ट्रेट इकट्ठा हो रखा है, वहां पे प्रोटीन्स भी कंसंट्रेशन, तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो बनेगी, तो ये क्या करेगा, और ज्यादा फिल्ट्रेशन को रोक देगा। तो इस तरीके से ये भी माइनस में काम करेगा, और इसकी वैल्यू होती है लगभग 20 mm ऑफ Hg। अब ये भी आपको वैरी मिल सकती है, किसी में 10, किसी में 15 भी मिल सकती है।
तो इन तीनों प्रेशर्स का जो अपन डिफरेंस निकालेंगे उसी को अपन बोलेंगे इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, जिसमें अपन ने क्या किया कि एक तो था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर जो प्लस में काम कर रहा था उसको अलग ले लिया, और इसमें से ये दोनों जो माइनस में काम कर रहे थे कौन कौन सा, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इनको माइनस कर दिया। तो जो वैल्यू आई इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर की वो आई 20 mm ऑफ Hg। फिर एक होता है रीनल ब्लड फ्लो। रीनल का मतलब किडनी और ब्लड फ्लो मतलब कि 1 मिनट के अंदर दोनों किडनीज के अंदर जितना ब्लड फ्लो हो रहा है उसको अपन बोलेंगे रीनल ब्लड फ्लो। इसकी जो वैल्यू होती है क्या, ये EFP भी वेरी करता है ना, मतलब 20 mm फिक्स थोड़ी ना होता है। नहीं फिक्स नहीं होता, फिक्स नहीं होता, वेरी करता है। नॉर्मली इसकी रेंज हो सकती है भाई 15 से 20 तक, और उसके अलावा अगर उसके अलावा जो भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा है या कम है तो उसके अकॉर्डिंगली बॉडी खुद इसको चेंज कर देगी। और बॉडी के अंदर टॉक्सिक पदार्थ की मात्रा ये सब भी वेरी करता है ना, इनकी वजह से वेरी कर सकता है। ये वैसे ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस वगैरह है उनकी वजह से वेरी नहीं करेगी, ये मेनली करेगी ब्लड प्रेशर की वजह से। बॉडी ब्लड प्रेशर को अच्छे से सेंस करती है। अगर ब्लड प्रेशर कम होगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो बॉडी क्या करेगी, उस ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करेगी। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कब, जब हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ज्यादा ब्लड रहेगा तभी तो ज्यादा प्रेशर लगेगा। हाँ, तो उस ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को ज्यादा रखने के लिए किडनी क्या करेगी, कम ब्लड को फिल्टर करेगी, फिल्ट्रेट कम बनाएगी ताकि बॉडी से बाहर यूरिन कम जाए। यूरिन कम जाएगा तो ब्लड बढ़ा हुआ ही रहेगा भाई। यूरिन के साथ में अपन वाटर भी निकाल रहे होते हैं कुछ अमाउंट के अंदर, तो अगर ब्लड के अंदर वाटर बढ़ जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अपन अचानक से तो ब्लड की प्रोटीन्स वगैरह को बढ़ा नहीं सकते, अपन क्या कर सकते हैं, वाटर को ही बढ़ा सकते हैं। तो उसको सेंस करके भी इसको चेंज किया जा सकता है। फिर एक अपन ने देखा रीनल प्लाज्मा फ्लो, वही बात आ गई किडनी और प्लाज्मा। किडनी के अंदर 1 मिनट में कितना प्लाज्मा फ्लो हो रहा है उसको अपन बोलेंगे रीनल प्लाज्मा फ्लो। इसकी वैल्यू होती है 650 ml पर मिनट। एक होती है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब कि 1 मिनट के अंदर दोनों किडनीज ने कितना ब्लड फिल्टर करके कितना ब्लड प्लाज्मा निकाला है, यहां से छन के जाने वाला अमाउंट कितना है 1 मिनट के अंदर, उसी को अपन बोल रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये होता है लगभग 180 लीटर पर के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर 180 लीटर फिल्ट्रेट बन चुका होता है। जबकि अगर इसके कंपैरेटिवली अपन ब्लड देखें तो ब्लड तो इसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है, 4 to 5 लीटर होता है ना। और वो वेरी भी कर सकता है भाई, अगर किसी का वजन ज्यादा है तो उसमें ब्लड ज्यादा भी हो सकता है। तो ये 4 से होगा ना। इसका मतलब किडनी रहती है अपना काम करती रहती है अपना, और बहुत इफेक्टिवली करती रहती है। ये अपन ने बात की थी अब तक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद अपन सेकेंड चीज देखते हैं, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। 2 वर्ड आए हमारे सामने, सिलेक्टिव और रीअब्जॉर्प्शन। मतलब जो कुछ स्पेशल चीजें हैं, खास चीजें हैं बॉडी के लिए, स्पेशल मतलब जो बॉडी के लिए यूजफुल है, बॉडी क्या करेगी, उनको फिर से एब्जॉर्ब कर लेगी। एक बार तो उनको फिल्टर कर दिया था लेकिन बॉडी के काम की चीजें चली गई उनके साथ में, तो बॉडी उनको क्या करेगी फिर से, बॉडी नहीं नेफ्रॉन उनको क्या करेगी फिर से एब्जॉर्ब कर लेगी। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब कौन सा सब्सटेंस हमारे लिए कितना यूजफुल है ये डिपेंड करता है उनकी थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर, वैल्यू पे। ठीक है, थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है, मतलब जो सब्सटेंसेस होते हैं
उनके सबकी एब्जॉर्प्शन की रेट अलग अलग होती है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हमारे ज्यादा काम के होते हैं, बॉडी उनको थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं होने देती, उनको जल्दी से रीअब्जॉर्ब करेगी। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए थोड़े कम कम काम के होते हैं, और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो बॉडी चाहती ही नहीं कि वो हमारी बॉडी के अंदर रुके भी क्या। तो इस तरीके से थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर जो सब्सटेंसेस हैं वो 3 तरीके के हो जाते हैं। एक जो बॉडी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देंगी, और एक ऐसे हो जाएंगे जिनको बॉडी बिल्कुल भी रखेंगे नहीं, और एक ऐसे बच गए जिनकी कुछ अमाउंट रीअब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ अमाउंट एक्सक्रीट हो जाएगी। तो जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे, है ना, जिनका कंप्लीटली जो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, उनको अपन बोलेंगे हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। इसी तरह स्मॉल अमाउंट की स्मॉल अमाउंट रीअब्जॉर्ब होगी, उनको अपन बोलेंगे लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। और एक जिनको बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करना, है ना, जिनका कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उनको बोलेंगे ए थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। तो हाई थ्रेशोल्ड के अंदर कौन से आ जाएंगे? ग्लूकोज। बॉडी नहीं चाहती कि हम ग्लूकोज वेस्ट करें, इतनी मुश्किल से तो खाना मिलता है, ग्लूकोज मिलती है, तो बॉडी बिल्कुल भी उसको वेस्ट नहीं करना चाहेगी। ग्लूकोज के अलावा एमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाएंगे, विटामिन, है ना, ये ऐसे जो भी हमारे न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, इनको बॉडी वापस कंप्लीटली इनका रीअब्जॉर्प्शन कर लेगी। दूसरा है लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, जिनकी कुछ अमाउंट हम रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, कुछ हमारी बॉडी से बाहर भी चली जाएगी। तो मेनली इसके अंदर आती है यूरिया। और लास्ट ए थ्रेशोल्ड, जिनका बिल्कुल भी एब्जॉर्प्शन नहीं करते, तो जो भी ड्रग्स वगैरह हम लेते हैं, है ना, दवाई वगैरह जो भी अपन लेते हैं, उनको मेनली निकाल दिया जाता है बॉडी से बाहर। इसके अलावा यूरिक एसिड हो गया, इसको भी रीअब्जॉर्ब नहीं किया जाता। एक अपन ने हिप्यूरिक एसिड पढ़ा था जो बेंजोइक एसिड से बन रहा था। इसके अलावा हमने क्रिएटिनिन पढ़ा था। इनको बॉडी पूरा कंप्लीटली बॉडी से बाहर निकाल देती है, इनको अपन बोलते हैं ए थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। इनके अलावा एक चौथा टाइप और होता है, ये तो 3 मेन टाइप हो गए, लेकिन इनके अलावा एक चौथा टाइप होता है जिसको अपन बोलते हैं वेरिएबल थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। वेरिएबल का मतलब कि इनका फिक्स नहीं है, कभी इनकी ज्यादा अमाउंट अपन एब्जॉर्ब कर लेंगे, कभी इनकी कम अमाउंट होगी, है ना, कभी कम हो जाएगा एब्जॉर्प्शन और कभी हाई हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर इनकी नीड कितनी है, इनकी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो ये अकॉर्डिंग टू नीड ये रीअब्जॉर्ब किया जाते हैं। जैसे हमारा वाटर, अभी अपन ने बात की थी कि ब्लड प्रेशर कम है तो ज्यादा पानी निकाल लो वापस, है ना, और ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा H2O को निकालो बाहर ताकि ब्लड का वॉल्यूम कम हो। इसी तरीके से सॉल्ट्स, NaCl, अगर वही बीपी से रिलेटेड ही होगा। ये भी कई बार आपने सुना होगा कि बीपी ज्यादा होता है जिन लोगों का, उनको बोलते हैं कि आप कम नमक खाया करो, या जिनका बीपी कम होता है उनको बोलते हैं आप ज्यादा नमक खाया करो। तो ये भी डिपेंड करता है नीड के। फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म के अंदर अपन देखेंगे, हाँ मैम, यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन क्यों करते हैं अपन? यूरिया के अंदर है क्या?
अपन जब यूरिया फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखोगे कि यूरिया के अंदर क्या चीजें होती है। यूरिया का फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, NH2CO NH2, यही होता है क्या? तो ये जब बनती है ना यूरिया, इस यूरिया के बनने से पहले एक पूरा साइकिल चलता है ना, ऑर्निथिन साइकिल चलता है। इस ऑर्निथिन साइकिल के अंदर, साइकिल। हाँ, इस ऑर्निथिन साइकिल के अंदर हमारे काम काम के अमाइनो एसिड्स भी होते हैं। तो कुछ अमाउंट के अंदर ये जो यूरिया वापस रीअब्सॉर्ब होती है, ये उस साइकिल के अंदर ही घूमती रहती है। और जो हमारे काम के अमाइनो एसिड्स हैं उनके अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है वहां पे। जैसे आर्जिनिन वगैरह बनता है, आर्जिनोसक्सिनेट वगैरह बनता है, फ्यूमेरिक एसिड बन रहा होता है। तो उस साइकिल के लिए भी तो यूरिया चाहिएगी ना थोड़ी बहुत। ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ रीअब्जॉर्प्शन के अंदर अपन वापस सेंसेस को अपन वापस रीअब्जॉर्ब कैसे कर रहे हैं। तो हमें पता है कि जो सेल होती है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये परमिएबल होती है या सिलेक्टिवली परमिएबल होती है? सिलेक्टिवली परमेएबल होती है ना। इसका मतलब इसमें से कोई भी सब्सटेंसेस ऐसे ही क्रॉस नहीं हो सकता। अपन किसी भी चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते और किसी भी चीज को ऐसे ही निकाल नहीं सकते। वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के ऊपर, परमिएबिलिटी के ऊपर। तो इस कंसंट्रेशन, परमिएबिलिटी, इन सबको देखते हुए रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस दो तरीके से होती है। या तो चीजें एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होंगी तो उसको अपन बोलेंगे एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग अपने आप ही रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, उनको अपन बोलेंगे पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। अब जैसे मान लो ग्लूकोज है, ग्लूकोज चला गया फिल्ट्रेट के अंदर। अब ऑब्वियस सी बात है कि सेल्स के पास में तो ग्लूकोज होगा ही, जो फिल्ट्रेट के अंदर ग्लूकोज गया वो कम गया होगा, है ना। तो अब इस ग्लूकोज को अपन क्या चाहते हैं, अपन चाहते हैं कि वापस हम इसको रीअब्जॉर्ब कर लें। तो रीअब्जॉर्ब करने के लिए एक साइड में तो हमारी सेल्स हैं जिनके पास में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई है, और दूसरी साइड में हमारा फिल्ट्रेट है जिसके पास में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इस सेल के कंपैरिजन में कम होती है। लेकिन फिर भी हम क्या चाहते हैं कि ये ग्लूकोज इधर आए। तो ये ग्लूकोज अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाएगा, उधर अगेंस्ट ही जाएगा ना। यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसकी कम है और यहाँ पे ज्यादा है, तो अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर तो चीजें मूव करती नहीं है ना। चीजें कहाँ मूव करती है, अपनी लो से हाई कंसंट्रेशन की ओर अपने आप, सॉरी, अपनी हाई से लो कंसंट्रेशन की ओर अपने आप मूव करती है। लेकिन लो से हाई की तरफ जाएंगी तो वहां पे उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव प्रोसेस तो बोलते हैं ना। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज वगैरह हो गया या अमाइनो एसिड्स, सोडियम वगैरह जिनकी अपन ने बात की थी, जो हाई थ्रेशोल्ड जो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी बिल्कुल भी अमाउंट अपन वेस्ट नहीं करना चाहते, वो मेनली एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। इसके अपोजिट जो पैसिव रीअब्जॉर्प्शन है उसके अंदर क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगी और बिना एनर्जी की चीजें अपने आप मूव कर जाएंगी। जैसे H2O हो गया, है ना, यूरिया हो गई, क्लोराइड आयन वगैरह हो गए। ये फिल्ट्रेट के अंदर इनका अमाउंट ज्यादा होता है और सेल्स के पास में इनका अमाउंट कम होता है। तो ये अपने हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर आराम से मूव कर जाएंगे, जिसको अपन बोलेंगे पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। तो पहले एक्टिव का लिख देते हैं, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होगा, substances are reabsorbed
against the concentration gradient. अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ध्यान में रखना, अपनी लो टू हाई मूव करेंगे. एग्जाम्पल न्यूट्रेटिव सब्सटेंस अमाइनो एसिड के अलावा सोडियम. सेकेंड होता है पैसिव रीअब्जॉर्प्शन. अच्छा, यहाँ पे एनर्जी चाहिएगी हमें, एनर्जी रिक्वायर्ड. अगेंस्ट काम कर रहे हैं ना, किसी के अपोजिट जाएंगे तो एनर्जी तो लगानी ही पड़ेगी. और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर नो एनर्जी रिक्वायर्ड, कोई एनर्जी नहीं चाहिए. क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगा? रीअब्जॉर्प्शन अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हाई टू लो. एक तरफ ज्यादा चीज है, एक तरफ कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ वो आराम से मूव कर लेगी. इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? वाटर हो जाएगा, यूरिया हो जाएगी और क्लोराइड आयंस हो जाएंगे. जो क्लोराइड आयंस है उनको तो वैसे भी सोडियम, अब क्योंकि सोडियम जाएगा एक्टिवली, तो सोडियम के साथ में अपने आप खिंचा हुआ क्लोराइड भी जाएगा. अब देखो, अपन ने दो चीजें बात की है ना. एक तो अपन ने बात की परमिएबिलिटी की. भाई चीजें एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगी तो उनको दो चीजें उनके ऊपर डिपेंडेंट होंगी. वो एक तो परमिएबिलिटी के ऊपर कि भाई सेल किन किन चीजों के लिए परमिएबल है. किसी के लिए ज्यादा परमिएबल है, किसी के लिए कम है, किसी के लिए बिल्कुल परमिएबल नहीं है. तो एक चीज तो अपन परमिएबिलिटी देखेंगे हमेशा जब भी रीअब्जॉर्प्शन होगा तब. और परमिएबिलिटी के अलावा अपन देखेंगे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट. ऑस्मोटिक ग्रेडियंट अभी जो अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात की है उसी के ग्रेडियंट भी देख लेंगे. ऑस्मोटिक ग्रेडियंट में अपन क्या देखेंगे? सॉल्ट एंड H2O का रेशियो तो देखेंगे. तो जब भी रीअब्जॉर्प्शन होगा इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा. कई बार क्या होगा कि परमिएबिलिटी प्रेजेंट होगी, वहां पे सेल आराम से परमिएबल होगी चीजों के लिए, नहीं बन रही होगी. दोनों तरफ चीजें है कि दोनों तरफ चीजें बराबर हो तो ग्रेडियंट का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, तो हो सकता है कि चीजें मूव ना करें, है ना. तो इस कंडीशन में रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा. फिर दूसरे केस में मान लो अपन ने देखा कि परमिएबिलिटी तो अब्सेंट है और वहां पे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट प्रेजेंट है. ऑस्मोटिक ग्रेडियंट तो प्रेजेंट है लेकिन परमिएबिलिटी अब्सेंट है. तो इस कंडीशन के अंदर भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि कितनी भी ग्रेडियंट बन जाओ जब मेम्ब्रेन परमिएबल ही नहीं है तो वो उसको क्रॉस नहीं होने देगी सब्सटेंस को. और तीसरी कंडीशन में अपन क्या देखते हैं? परमिएबिलिटी और ऑस्मोटिक ग्रेडियंट में अपन देखते हैं कि परमिएबिलिटी भी प्रेजेंट है और ऑस्मोटिक ग्रेडियंट भी प्रेजेंट है, तभी जाके चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होगा. ना तो अकेली ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कुछ करेगी, ना अकेली परमिएबिलिटी कुछ करेगी. जब दोनों चीजें अलाउ करेगी तभी रीअब्जॉर्प्शन होता है. अपन से अगर कोई क्वेश्चन करे कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहां पे होगा नेफ्रॉन के अंदर, तो कहां पे होगा? पीसीटी में. पीसीटी में क्यों होगा? क्योंकि वहां पे क्या है? ब्रश बॉर्डर है. ब्रश बॉर्डर का मतलब सेल्स इस तरीके, इसको अगर अपन खोल के देखेंगे तो ये बहुत बड़ी सरफेस बन जाएगी. तो इतनी बड़ी सरफेस के ऊपर चीजों का एब्जॉर्प्शन चल रहा होता है. इसलिए मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? पीसीटी के अंदर होता है.
इसके अलावा कोई पूछ ले कि सबसे कम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो सबसे कम होता है डीसीटी के अंदर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। वहां पे रीअब्जॉर्प्शन कम होता है और सिक्रीशन थोड़ा ज्यादा होता है, वहां पे चीजें ऐड होने लग जाती हैं ज्यादा। एक आपने हार्मोन सुना होगा एडीएच, या इसी को दूसरों बोलते हैं अपन वेसोप्रेसिन। ये जो वेसोप्रेसिन हार्मोन होता है ये इसी डीसीटी के ऊपर वर्क करता है। एडीएच या वेसोप्रेसिन क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा जो वाटर होता है उसको रीअब्सॉर्ब करवाता है। तो ये जो एडीएच डीसीटी में करता है, तो जो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन एडीएच या वैसे होगा वो कहाँ की वजह से होगा, वो कहाँ पे होगा, डीसीटी के अंदर होगा। इसी को अपन बोलते हैं फैकुल्टेटिव रीअब्सॉर्प्शन। और दूसरा पीसीटी के अंदर अगर देखा जाए तो पीसीटी के अंदर मेनली सारी चीजें अपन जो भी काम की होती है वो रीअब्सॉर्ब कर ली जाती है, उसको अपन बोलते हैं ऑब्लिगेटरी रीअब्सॉर्प्शन। टीसीटी को तो काम करना ही करना है रीअब्सॉर्प्शन का, लेकिन डीसीटी का कौन करवाएगा, एडीएच या वैसोप्रेसिन करवाएगा। मौका पर तय है, जब एडीएच या वैसोप्रेसिन आएगा तभी इसके अंदर रीअब्सॉर्प्शन होगा H2O का ज्यादा से ज्यादा, इसलिए इसको अपन बोल रहे हैं फैकुल्टेटिव रीअब्सॉर्प्शन। ये थी हमारी दूसरी मैकेनिज्म सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन की। अब तीसरा हमारा बच गया ट्यूबुलर सिक्रीशन। अभी तक हमने क्या किया, ब्लड को छान लिया, छानने के बाद में जो फिल्ट्रेट में काम की चीजें गई उनको वापस निकाल लिया, उनको वापस रीअब्सॉर्ब कर लिया। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन के अंदर अपन क्या करेंगे कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स सेल्स के पास में और बने हुए हैं उनको फिल्टर के अंदर वापस से ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बने हुए हैं अभी सेल्स के पास में और जो कि फिल्टर होके नहीं आए हैं, क्योंकि अपन ने क्या बात की थी कि सारी चीजें उनको क्रॉस नहीं कर पाती, कुछ चीजें ब्लड के पास में अभी भी बाकी रह जाती हैं, तो उनको फिर सेल क्या करेगी, एक्टिवली उनको सिक्रेट करके और फिर इसके अंदर वापस मिला देती है यूरिन जो बन रहा होता है, उसको अपन बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। इसके अंदर अगर अपन मेनली देखें तो क्या क्या चीजें होंगी, कुछ आयंस होंगे, है ना, सॉल्ट्स वगैरह होंगे। ये आयन और सॉल्ट क्या करेंगे, जो यूरिन बन रहा होता है उसकी पीएच को बैलेंस कर देंगे। अब जैसे अगर अपन बात करें तो ये हो गया हमारा बोमन्स कैप्सूल। बोमन कैप्सूल के जस्ट पीछे आ गई हमारी पीसीटी। पीसीटी फिर हेनलेज लूप के अंदर चली गई। ये हेनलेज लूप का असेंडिंग लिम्ब जिसके अंदर दो पार्ट है, ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब जो कि मेनली थिन होता है, ये लूप ऑफ हेनले, और ये असेंडिंग लिम्ब हो गया थोड़ा मोटा, यहाँ पे आके पतला हो जाएगा, वापस भी पतला हो जाएगा, और ये खुलेगा डीसीटी में, और डीसीटी लास्ट में जाती है किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारी डीसीटीज आके खुल रही होती हैं अलग अलग जगह पे। ये बोमन कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, एंडिंग लिम्ब है, ये डीसीटी है, और ये है हमारी कलेक्टिंग डक्ट। अब सबसे पहले फिल्ट्रेट आ गया यहाँ पे, और यहां से फिल्ट्रेट आ गया पीसीटी के अंदर। पीसीटी क्या करेगी, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करेगी। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन में पीसीटी क्या करेगी,
जितने भी न्यूट्रिएंट्स चले गए हैं उन न्यूट्रिएंट्स को वापस खींच लेगी, उनको नहीं जाने देगी यूरिन के अंदर। इसी तरीके से एक बाइकार्बोनेट आयन का ध्यान में रखना, उसको भी ये वापस एब्जॉर्ब कर लेती है, NaCl को वापस एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसी के साथ में कुछ अमाउंट के अंदर वाटर को भी ये वापस रीएब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, फिर अपन चलते हैं जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसके अंदर। डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर अपन बात करें तो इसके अंदर मेनली H2O एब्जॉर्ब किया जाता है ना। मेनली क्या एब्जॉर्ब किया जाता है? H2O। ये वाला जो डिसेंडिंग लिम्ब वाला रीजन है, इसके लिए याद रखना कि ये वाटर के लिए ही परमिएबल होता है। अगर अपन चाहें कि साल्ट्स यहां से निकले, आराम से छन के निकले, तो वो काम नहीं होगा, सिर्फ वाटर ही यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाता है। अब देखो, जो यूरिन आ रहा था पीछे की ओर से, यहाँ पे जो यूरिन आ रहा था, उस यूरिन में से पहले तो इन्होंने न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए, बाइकार्बोनेट आयन निकाल लिया और कुछ अमाउंट में वाटर निकाल लिया। लेकिन डिसेंडिंग लिम्ब ने तो क्या किया? मैक्सिमम वाटर उसने निकाल दिया। इसका मतलब यहाँ पे जो यूरिन बन रहा होगा वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। यहाँ पे कैसा हो जाएगा? वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा, क्योंकि वाटर उसके अंदर अब कम है, वाटर को बाहर वापस निकाल लिया गया है। फिर अगर अपन असेंडिंग लिम्ब के अंदर आएंगे तो असेंडिंग लिम्ब के अंदर भी दो पार्ट है, एक तो थिन पार्ट है और एक थिक पार्ट है। थिन पार्ट की अगर बात करें तो इस थिन पार्ट के अंदर से NaCl तो आराम से बाहर चला जाता है, लेकिन जो वाटर होता है उसके लिए ये इम्परमिएबल होती है, तो यहां से सिर्फ क्या जाएगा? NaCl जाएगा। अब थिक पार्ट को अगर अपन देखें तो थिक पार्ट वाटर के लिए भी प्लस NaCl के लिए, दोनों के लिए ये इम्परमिएबल होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के पंप्स पाए जाते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करते हैं? सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवा देते हैं वापस। अब अगर सोडियम आएगा तो सोडियम के साथ, है ना, तो ये वैसे तो सॉल्ट्स के लिए इम्परमिएबल होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये पंप प्रेजेंट है, सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड को ये आराम से रीअब्सॉर्ब करवाने में हेल्प कर देते हैं। ठीक है, यहां से अपन चलेंगे किसके पास में? DCT के पास में। DCT क्या करेगा? अगर कोई बाइकार्बोनेट आयन और बच गया तो उसको निकाल लेगा, वाटर अगर ज्यादा आ गया तो उसको निकाल गया, अगर सॉल्ट थोड़ा और बच गया, NaCl थोड़ा और बच गया तो उसको निकाल लेगा। ठीक है, इसके साथ साथ में ही DCT के अंदर क्या होगा? हमने सिक्रेशन की भी बात की है कि सेल्स के पास में जो काम की चीजें नहीं होती उनको सेल इसमें ऐड भी करती है। तो PCT और DCT दोनों ही क्या करेंगे? H+ आयंस को ऐड कर देंगे इसके अंदर। पोटेशियम काम का नहीं है, पोटेशियम को ऐड कर देंगे। अमोनिया हमारे कोई काम की नहीं है, अमोनिया को ऐड कर देंगे, है ना। इसी तरीके से DCT भी क्या करेगा? H+ को भी कर देगा, अमोनिया को भी कर देगा और पोटेशियम को भी कर देगा। फिर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ गए। कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगी? यहाँ पे जो यूरिन आया है उस कलेक्टिंग डक्ट सिर्फ क्या करेगी? उसके अंदर से H2O को निकालने का काम कर देगी कि भाई कहीं ज्यादा पानी तो नहीं जा रहा है अपना बाहर की ओर, और इस कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ा बहुत अमाउंट यूरिया का भी एब्जॉर्ब हो जाता है, और लास्ट में जो भी यूरिन बचता है उसको बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो ये अलग अलग आपको पार्ट्स की चीजें ध्यान में रखनी है कि PCT के अंदर मेनली सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। वाटर अगर देखा जाए तो डिसेंडिंग लिम्ब पहले पानी को एब्जॉर्ब करवा देता है। सॉल्ट्स को अगर देखा जाए तो सॉल्ट्स के लिए स्पेशल टाइप के पंप्स प्रेजेंट होते हैं असेंडिंग लिम्ब के पास में। इसी तरीके से DCT क्या करती है? DCT बाइकार्बोनेट को, NaCl को भी करती है और वाटर को भी रीअब्सॉर्ब करती है। काम कौन करवाएगा? ADH करवाएगा। इसके अलावा सिक्रेशन किस किस का करते हैं? H+ आयंस का, अमोनिया का, पोटेशियम आयंस का। ये क्यों कर रहे हैं सिक्रेशन? ताकि हमारा जो भी आयनिक बैलेंस है वो मेंटेन रहे सेल्स के पास में। ऐसे ना हो कहीं पे कि प्लस ज्यादा भर गया, माइनस ज्यादा भर गया, है ना। उसको मेंटेन करने के लिए, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए
जो सॉल्ट्स हैं उनको अपन एक्सक्रीट भी करते हैं, सिक्रेट भी करते हैं। तो आयनिक बैलेंस बना देंगे और इसके अलावा उसी को अपन बोल देंगे एसिड बेस बैलेंस भी बनाते हैं वो। आगे इसको और अच्छे से समझेंगे। तो ये जो हमारा रीअब्जॉर्प्शन के बाद में जो सिक्रीशन वाला पार्ट और रीअब्जॉर्प्शन वाला पार्ट, ये उसका ओवरव्यू था। अब अपन एक एक सिस्टम की बात करेंगे कि कौन से सिस्टम के अंदर, कौन से पार्ट के अंदर किस चीज का मेनली एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट अपन बात करेंगे पीसीटी की। ये अपन करेंगे कल। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये वाला जो ये अपन ने अभी जो डायग्राम देखा है, इस अब्जॉर्प्शन के ऊपर, सिक्रीशन के ऊपर जो भी लास्ट पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसके अंदर क्वेश्चन भी आया है। तो जितना पढ़ा दिया अगर उससे सॉल्व हो देखना मैम, एक क्या देखना मैम क्वेश्चन एक बार। काउंटर करंट मैकेनिज्म भी इसी में होती है ना हैंडल के? हाँ, ये भी अपन कल डिस्कस करेंगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म भी। ठीक है, ठीक है नीरज जी, ये वाला क्वेश्चन भी अपन कल ही डिस्कस करेंगे ना। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का हो रहा है। इसने अपने को 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और इसने पूछा है कि कौन कौन से करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में वो बोल रहा है कि पीसीटी के अंदर वाटर का प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स का, उनका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो, वाटर का तो हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का भी हो रहा है, और इलेक्ट्रोलाइट्स बाइकार्बोनेट का और NaCl का, दोनों का हो रहा है। तो ये वाला तो सही है। आप अपना वाला म्यूट करो एक बार। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है हेनलेज लूप। हेनलेज लूप क्या करता है? मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी कंडीशन। हाई ऑस्मोलैरिटी कंडीशन को ये मेंटेन कर रहा है। कैसे कर रहा है? देखो, यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन चल रहा है एक्सक्लूसिवली। ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये ज्यादा से ज्यादा वाटर का एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो फिल्ट्रेट है उसको कंसेंट्रेटेड बना देता है। इसके अपोजिट जब अपन असेंडिंग लिम्ब में आते हैं तो वहां पे देखो क्या हो रहा है, सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये हमारी जो ऑस्मोलैरिटी की कंडीशंस है उन्हीं को तो मेंटेन कर रहा है। पहले वाटर को किया, फिर उसको बैलेंस करने के लिए सॉल्ट्स को भी किया। तो ये वाला भी सेकंड भी हमारा सही हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, डीसीटी की बता रहा है ये। डीसीटी में क्या बता रहा है कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। ऑब्वियसली बात है, कंडीशनल ही है। कैसे? डिपेंड करता है एडीएच क्या चाह रहा है, बॉडी क्या चाह रही है, उसी के अकॉर्डिंगली रीअब्जॉर्प्शन करता है। बाकी डीसीटी के अंदर अपन ने खुद ने बात की थी कि सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो ये वाली बात भी सही है। देन फोर्थ देखते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है? मेंटेनेंस ऑफ पीएच। कलेक्टिंग डक्ट पीएच को मेंटेन करती है। कैसे करेगी? कैसे करेगी? यूरिया को एब्जॉर्ब कर लिया, और उसके अलावा वाटर तो हो ही रहा है। तो मेनली ये किसका काम कर रही है? यूरिया के रीअब्जॉर्प्शन का ही कर रही है ना। तो उसी से फिर ये पीएच मेंटेन करती है। ये बात अपन कल करेंगे ना आगे। तो हाँ, मेरे हिसाब से चारों ही सही हो जाएंगे। ओके, गुड नाइट।